आज का लेक्चर है कोर्स बीकॉम के लिए, सेमेस्टर सेकेंड, यूनिट 4th। सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स। टॉपिक ऑफ द डे है कॉन्सेप्ट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज पार्ट 1। आज के लेक्चर में जो टॉपिक कवर होंगे वो है व्हाट इज वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन एंड वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी का मतलब होता है कि कंपनी जो भी अपना वर्क कर रही थी उसको उसने वाइंड अप कर लिया, उसको उसने वहीं पे स्टॉप कर दिया है और अब डिसोल्यूशन के लिए मूव कर रही है। डिसोल्यूशन का मतलब है अब वो कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस खत्म होने वाला है। वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी में कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस नहीं खत्म होता है, वो सिर्फ अपना जो भी वर्क होता है उसको हॉल्ट पे ले आती है, उसको स्टॉप पे ले आती है। वेराज डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि कंपनी ने अपना जो लीगल एंटिटी है वो भी वाइंड अप कर दिया, मतलब वो फिनिश कर दिया, अब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा एज अ बिजनेस। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी में सारे एसेट को रियलाइज़ करा दिया जाता है और उससे सारी डेट पे कर दी जाती है, जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको पे कर दिया जाता है। आफ्टर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द डेट, जितनी भी डेट हम लोग ने चुका दी होती हैं, जो भी रिमेनिंग बैलेंस होता है उसको उसके मेंबर को पे बैक कर दिया जाता है। सेकेंड पैरा के हिसाब से लिक्विडेशन ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज़ अ प्रोसेस जिसमें द लाइफ ऑफ द कंपनी हॉल्ट पे आ जाती है, स्टॉप पे आ जाता है, वो अपना बिजनेस प्रोसीड नहीं कर रहा होता है, बट वो कंपनी तब तक के चलती है जब तक के उससे सारे एसेट रियलाइज़ ना करा लिया जाए और उसके जितने भी क्रेडिटर्स हैं सबको पे ना कर दिया जाए, तब तक की कंपनी एडमिनिस्टर होती है अंडर द लिक्विडेटर। टर्म मेंशन है लिक्विडेटर कोर्ट अपॉइंट करती है ताकि वो कंपनी के एक्शंस को ध्यान से देख पाए, सारे एसेट को रियलाइज़ कर पाए और सारी डेट को फाइनली पे अप कर पाए अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ द क्रेडिटर्स और मेंबर्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात किया है वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी में, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है सेमेस्टर सेकेंड में, इसलिए मैंने सारे सेक्शंस को बहुत अच्छे से डिटेल वे में आपको यहाँ प्रेजेंट किया ताकि आप इनको याद कर पाएँ। कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। एज पर द सेक्शन 294A का इसमें कंपनी एक्ट 2013 में मेंशन है, वाइंडिंग अप का मतलब होता है कि कंपनी लिक्विडेट हो गई है एज अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है, यहाँ पे वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपनी का बिजनेस हॉल्ट हो गया है, बट कंपनी अभी लीगल एंटिटी की तरह एग्जिस्ट कर रही है, वो अल्टीमेटली जाके डिसॉल्व हो जाती है और इस तरीके से पूरा वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी खत्म हो जाता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इनके डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं। पहला डिफरेंस देखें, वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज अ मेथड विच डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी इज ब्रॉट अबाउट, वेयरएज डिसोल्यूशन में इट इज़ एंड रिजल्ट ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप स्टार्ट होती है, लीगल एंटिटी कंटिन्यू रहती है, बिजनेस स्टॉप हो जाता है, हॉल्ट आ जाता है, डिसॉल्व होती है कंपनी। और डिसोल्यूशन की अगर बात करें तो इट इज़ एंड रिजल्ट ऑफ वाइंडिंग अप। लीगल एंटिटी वाइंडिंग अप में कंटिन्यू रहती है जब तक कि वो डिसॉल्व नहीं होती है, और डिसोल्यूशन में बेसिकली लीगल एंटिटी एंड हो जाती है। अ कंपनी इज अलाउड टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस एज पार एज नेसेसरी। जो कंपनी है वो अपना बिजनेस तो होल्ड कर देती है, बट कुछ माइनर बिजनेस को हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज हमें अल्टीमेटली अपने सारे एसेट को रियलाइज़ करना है और अपने सारे क्रेडिटर्स को उनके पैसे वापस लौटाने हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मोड ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी के बारे में बात करते हैं। फिर से मैं बता दूं, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में एमसीक्यू है, इसलिए ईच एंड एवरी कंटेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने दो मेथड को मेंशन कर रखा है, कंपलसरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी एंड वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। कंपलसरी वाइंडिंग अप, जैसे कि आप नाम समझ सकते हैं, हमने नेक्स्ट स्लाइड में बात करी है। वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी बाय द ट्रिब्यूनल, कोर्ट से ऑर्डर आया है, ट्रिब्यूनल से ऑर्डर आया है, उसके बेसिस पे हमें उसे वाइंड अप करना है। ग्राउंड फॉर कंपलसरी वाइंड अप एज पर सेक्शन 433 क्या क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन लिया हो, बाय डिफॉल्ट उसने कोई डिफॉल्ट बन करा हो, नॉट कमेंसिंग और सस्पेंडिंग द कंपनी, रिडक्शन ऑफ द मेंबर, इनएबिलिटी टू पे डेट, जस्ट इक्विटेबल क्लॉज। फिर पिटिशन के थ्रू भी हो सकता है, इसमें जो लोग पिटिशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वो है बाय द कंपनी इटसेल्फ, बाय द क्रेडिटर, बाय द कंट्रीब्यूटर, बाय द रजिस्ट्रार और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये मैं आपको हेड इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ बिकॉज नेक्स्ट स्लाइड में हमने इनके बारे में डिटेल से स्टडी करी है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। पहला बात करते हैं कंपलसरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी ऑन द बेस्ड ऑन स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब है कंपनी में बोर्ड मीटिंग हुई है और बोर्ड मीटिंग या जनरल मीटिंग हुई जिसमें ये डिसाइड हुआ है कि कंपनी को फाइनली वाइंड अप करना है बाय द कोर्ट। सेकेंड पॉइंट है बाय डिफॉल्ट, कंपनी को कुछ बाय डिफॉल्ट स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स प्रेजेंट करनी थी रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को, बट वो उसको ऑन टाइम नहीं कर पाई है, इसलिए वाइंडिंग ऑफ द कंपनी होगा। देन थर्ड पॉइंट है नॉट कमेंसिंग और सस्पेंडिंग द कंपनी।
हमें पहले पता है कि नंबर ऑफ़ मेंबर्स लिमिटेड होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम अमाउंट ऑफ मेंबर्स तो होने चाहिए। अगर वो बिलो 7 जा रहा है इन अ पब्लिक कंपनी और 2 इन प्राइवेट कंपनी, तो उसको डिसॉल्व होना पड़ेगा। इनएबिलिटी टू पे द डेब्ट, अगर वो अपने डेब्ट्स को पे नहीं कर पा रहे हैं, अपने क्रेडिटर्स या जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया है वो उनको नहीं लौटा पा रहा है, अपनी लाइबिलिटीज़ को नहीं फुलफिल कर पा रहा है, उस केसेस में होता है जस्ट एन इक्विटेबल क्लॉज एज पर द रूल। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कंपनी को वाइंड अप करने वाला है, उस बेसिस पे ही वाइंड अप होती है। अब हम बात करते हैं पिटिशन के बारे में। हु कैन फाइल अ petition for winding up of a company as per section 439. A petition of a winding up of a company may be presented one of the following by the company itself. वो अपने ट्रिब्यूनल में जाके खुद पिटिशन डाल सकती है कि अब उससे बिजनेस कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा रहा है। उसके लिए उसको जनरल मीटिंग हेल्ड करनी पड़ेगी, सारे डायरेक्टर्स को बुलाना पड़ेगा, सबका अप्रूवल बहुत ज़रूरी है। देन वो लोग ट्रिब्यूनल पे पिटिशन डाल सकते हैं कि उनको कंपनी वाइंड अप करनी है। देन पिटिशन बाय द कंट्रीब्यूटर्स कौन से होते हैं? जो फुल्ली पेड अप शेयर होल्डर्स कह सकते हैं या जिनको हम लोग अल्टीमेटली ओनर्स ऑफ द कंपनी कहते हैं। अगर उनको लगता है कि उनका इंटरेस्ट उनको या डिविडेंड उनको पे नहीं हो रहा है इन अ राइट अमाउंट या कंपनी प्रॉफिट नहीं मेक कर पा रही है, तो वो ट्रिब्यूनल के पास पिटिशन डाल सकते हैं कि इस कंपनी को वाइंड अप होना है और मेरी जितनी भी डेट्स हैं मुझे क्लियर करनी है। देन आता है पिटिशन बाय द रजिस्ट्रार इटसेल्फ। रजिस्ट्रार ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक अ पिटिशन इन द ट्रिब्यूनल कोर्ट। क्यों? कंपनी ने कोई डिफ़ॉल्ट किया हो, डिफ़ॉल्ट इन द केस रजिस्ट्रार के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहुंचाया जाता है, एनुअल रिटर्न्स पहुंचाए जाते हैं, वो उसने ना पहुंचाया हो इन द लास्ट 5 consecutive फाइनेंशियल ईयर्स, अ कंपनी हैज़ एक्टेड अगेंस्ट, उसने कुछ ऐसा काम किया हो जो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हो। इसका मतलब उसने कुछ फॉरेन कंट्री में ट्रेड के दौरान कुछ ऐसा काम किया हो या उसकी कुछ पॉलिसी ऐसी हो जो फॉरेन स्टेट के साथ नहीं मैच हो रही हो, जिसके वजह से रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी ने उसको वाइंडिंग अप का नोटिस दिया हो। लास्ट वाला देखें अगर यहाँ पे हम लोग, कंपनी ने कोई फ्रॉडुलेंट मैनर से अपने बिजनेस को फॉर्म किया हो या लॉफुल पर्पस से उसने अपने बिजनेस को फॉर्म किया हो और उसमें वो कुछ ऐसा काम कर रहा हो जो कि इलीगल हो या रूल्स के अकॉर्डिंग ना हो या उसने अपने किसी काम में मिसकंडक्ट किया हो, तब रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी उसे वाइंडिंग अप का नोटिस सेंड कर सकती है। पिटिशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन एंड एज पर द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अगर वो वर्क नहीं कर रहा है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, तो मे भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट उसे वाइंड अप करने का नोटिस दे दे। ये उस केस में भी होता है कि अगर किसी स्टेट में मान लीजिए जैसे अगर हम लोग बिहार का केस लें तो वहाँ पे लेकर इलीगल कर दी गई है, वहाँ पे बैन कर दी गई है, बट अगर वहाँ पे आप प्रोडक्शन कर रहे थे लेकर का तो हो सकता है आपको नोटिस सेंड करी हो कि एज़ पर द न्यू रूल अब लेकर यहाँ पे बैन है और आपको बिजनेस कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, तो अब आपको वाइंडिंग अप करना पड़ेगा। और एनी अदर पर्सन ऑथराइज, 5th पॉइंट देखिए, एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन हिज बिहाफ। अगर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को लगता है जो भी इस अथॉरिटी को निभा रहा होगा कि उसे चेक करना है हर कंपनी का काम अच्छे से चल रहा हो, कोई भी फ्रॉड ना हो रहा हो, सारी चीज़ें अच्छे से अपडेट हो रही हो या सारी चीज़ें नोटिस या एनुअल फाइल अच्छे से हो रहा हो, उस केस में भी नोटिस सेंड कर सकता है अगर उसे लगेगा कंपनी मिसकंडक्ट कर रही है या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ध्यान से फुलफिल नहीं कर रही है। नाउ मोड ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी में बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट, वॉलंटरी वाइंड अप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 484। ध्यान से आप इस सेक्शन को मेंशन कर लीजिए बिकॉज एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सेक्शन है जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप पे है। पहली कंडीशन है बाय द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, आपने जर्नल मीटिंग हेल्ड करी, उसमें आपने डिसीजन लिया कि आपको कंपनी को वाइंड अप करना है एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जहाँ पे आपने मेंशन किया होगा कि हम इस बिज़नेस को कुछ साल के बाद या फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स में इसको ख़त्म करना है। देन वाइंडिंग अप का हो सकता है। वॉलंटरी आप खुद से कर रहे हैं, बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया हो, आप काम कुछ कर रहे थे बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आप कुछ काम कर रहे थे, आपके कुछ एम्प्लॉय ने कुछ मिसकंडक्ट किया जिसकी वजह से ओवरऑल आपके बिजनेस और आपकी इमेज पे या आपकी क्रेडिटेबिलिटी पे खतरा है या आप वो कम हो रही है, तो आप उसको वाइंड अप कर लेंगे और नया बिजनेस हो सकता है आप स्टार्ट करें, तो बाय स्पेशल रेजोल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग वॉलंटरी वाइंड अप में, 2 तरीके के वाइंड अप होते हैं, एक होता है मेंबर्स वॉलंटरी वाइंड अप एंड क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंड अप। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, मेंबर्स वॉलंटरी वाइंड अप का मतलब है कंपनी के मेंबर्स ने वाइंड अप कर दिया हो, क्रेडिटर का मतलब है जो उसके क्रेडिटर्स हैं जिनसे कंपनी ने उधार लिया हो, उन्होंने पिटिशन डाली हो कंपनी के वाइंड अप के लिए। आइए पहले टॉपिक की हम लोग बात कर लेते हैं, मेंबर्स वॉलंटरी वाइंड अप। अगर मेंबर ऑफ द कंपनी को लगता है कि अब वो प्रॉफिट नहीं बना पा रही है और अपनी डेब्ट को नहीं चुका पाएगी, तो हो सकता है वो पिटिशन
कोर्ट में डाले, ट्रिब्यूनल में डाले कि हम अब बिज़नेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे और जितने भी हमारे एसेट हैं उनको रियलाइज़ करके जो भी क्रेडिटर्स हैं उनको पैसा दे दिया जाए। ये किस सिचुएशन में किया जाता है ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज अगर वॉलंटरी वाइंड अप कंपनी मेंबर्स कर देते हैं तो उनकी इमेज भी मार्केट में सही रहती है ताकि वो बेटर बिजनेस फ्यूचर में भी कर पाएँ। बट अगर क्रेडिटर्स के थ्रू होता है तो वो एक तरह से डिफ़ॉल्टर्स हो जाते हैं। अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एमसीक्यू के हिसाब से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डिक्लेरेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे उनको 5 वीक्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग नोटिस सेंड कर देना है जब वो जर्नल मीटिंग हेल्ड करें, रेजोल्यूशन लें वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के लिए। उन्हें अपने सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं सब प्रिपेयर करने हैं अप टू द लास्ट डेट जब उन्होंने रेजोल्यूशन लिया था। देन ये कुछ स्टेप्स मेंशन है, आप देख सकते हैं। पहले डिक्लेरेशन ऑफ द सॉल्वेंसी उन्होंने किया, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन किया, टू द रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करा नोटिस सेंड करके, पिटिशन करके। फिर उन्होंने जर्नल मीटिंग हेल्ड करी, लिक्विडेटर को अपॉइंट किया। लिक्विडेटर कंपनी के काम को देखता है, सारे एसेट्स को इवैल्यूएट करता है ताकि उनको रियलाइज़, उनको सेल आउट करके उससे पैसा निकाला जाए और क्रेडिटर्स को उनके राइट और उनके अमाउंट के अकॉर्डिंग उनको पैसा चुकाया जाए। देन लास्ट है क्रेडिटर वाइंडिंग अप, वॉलंटरी वाइंडिंग अप। इसमें जो क्रेडिटर्स हैं हो सकता है वो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के ऊपर पिटिशन डालें कि कंपनी अब प्रॉफिट नहीं बना पा रही है और उसके डेब्ट्स को नहीं चुका पा रही है या उसको इंटरेस्ट या डिविडेंड टाइम पे नहीं दे पा रही है। इन दैट केस क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंड अप पिटिशन वो लोग रजिस्ट्रार को डालते हैं। फिर एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। देन अगेन वो सारे एसेट्स को रियलाइज़ करता है, उनको बेचता है और जितनी भी डेट होती है क्रेडिटर्स को एज़ पर देयर कैपिटल एंड एज़ पर देयर राइट उनको दे के वाइंड अप कंपनी कर देता है। फाइनली जो वाइंड अप ऑफ द कंपनी है वो कंपनी डिसॉल्व हो जाती है और लीगल एंटिटी जो कंपनी की थी वो ख़त्म हो जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।